नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे मंथली करंट अफेयर की। थोड़ा सा लेट हो गया इस बार क्योंकि खांसी वगैरह आ रही थी, बीच में तबीयत खराब हो गई थी और लंबी क्लासेस हो नहीं पा रही थी। तो अब वो सभी चीज़ें लगभग सॉर्ट आउट हो गई हैं और आज की क्लास में हम लोग अगस्त महीने के बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, रिवीजन पॉइंट्स भी होंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी होंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 15 दिन का कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 2 में हम लोग 16 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक को कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो सबसे पहले तो आप उसको जा करके देख लेना। यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अच्छा, इसकी एमजेटी ऐप पर पीडीएफ और क्विज वगैरह भी मिल जाएगी, तो फ्री रहेगा वो आप जाकर एक्सेस कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व अंगदान दिवस अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। और वहीं पर अगर राष्ट्रीय अंगदान दिवस पूछा जाए तब आप बताएंगे 3 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे दोनों याद रखना है आपको, 3 अगस्त और 13 अगस्त। ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम है स्टेप अप टू द वॉलेंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर टू फिल लेक्नाई। ओके, चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको शो करा दूंगा। अगर जिनको और ज़्यादा डिटेल चाहिए, वीडियो को पॉज करके वो रीड कर लिया करेंगे। ठीक है, आगे। हाल ही में एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में 19 सदस्यीय एक पैनल का गठन किया है पाठ्य पुस्तकों में संशोधन के लिए। आपने देखा पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी एनसीईआरटी के सिलेबस पैटर्न को चेंज करने को लेकर के। बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए थे, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ नए चैप्टर्स जोड़े गए थे। तो एनसीईआरटी के ये अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। इन्होंने ये घोषणा की है कि 19 सदस्यीय जो है ये पैनल गठित किया जाएगा। ये लोग बैठ करके चर्चा पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या ये संशोधन सही है, हित में है कि नहीं है, या इसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो इसमें बड़े बड़े लोग हैं शामिल, जैसे सुधा मूर्ति वगैरह, विवेक देवराव वगैरह, ये सभी शामिल हैं। अध्यक्षता कौन कर रहा है इस कमेटी की? तो महेश चंद्र पंत कर रहे हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर हैं। क्लियर है ना? अच्छा, एनसीईआरटी दोस्तों इस महीने में कई बार चर्चे में आया। एक बार कक्षा 7वीं की क्लास में इंग्लिश में इन्होंने एक नया पाठ्यक्रम ऐड किया है, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को लेकर के। इसके अलावा इसको अभी रिसेंटली डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। ये सितंबर की न्यूज है हालांकि, लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जान लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1961 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दिनेश प्रसाद सकलानी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? तो ये सीमा पर नजर रखने के लिए, ये वाली सीमा सचिन वाली नहीं, भारत पाकिस्तान और भारत और चाइना, इन दोनों पर जो बॉर्डर्स हैं उन पर नजर बनाने रखने के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने हेरॉन मार्क 2 नाम से एक ड्रोन है, इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, स्थापित किया हुआ है। ये 3000 किलोमीटर और की रेंज है इसकी, 24 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुआ था, इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वायुसेना दिवस। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विवेक राम चौधरी यहाँ सामने आप लिख देंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, पद के साथ नाम लीजिएगा तो जिससे इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रहेगा आपको। ये इसके अध्यक्ष हैं वायुसेना के और मोटो है नभा स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। क्लियर? आगे, हाल ही में यूपी सरकार ने कहां पर देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने का फैसला लिया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने का फैसला लिया है। देखो, लखनऊ में ही दोस्तों आईटी हब तो बन ही रहा है। यहाँ पर भारत की पहली नाइट सफारी भी बनाई जा रही है। नाइट सफारी बनाई जा रही है सिंगापुर के तर्ज पर। ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा सफारी पार्क या कहें दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में बनने जा रहा है, लेकिन पहली नाइट सफारी बनने जा रही है लखनऊ में। ठीक है ना? चलिए आगे। तो यहाँ पर देखो, ये औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, आईटी हब बनाया जाएगा अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में। 40 एकड़ की भूमि पर 3 भागों में ये प्रोजेक्ट डिवाइड किया गया है। अगस्त 2023 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में मतलब किसका राजकोष है जो हेल्दी है,
जो बहुत ज़्यादा लोन में, बहुत ज़्यादा उधार में नहीं डूबा हुआ है। राजकोष मतलब समझ रहे हो ना? जो राजस्व रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा होता है, जो आप बस का किराया से लेकर के, जो इनकम टैक्स से लेकर के, जो भी चीज़ें पे करते हो वो सरकार के खजाने में जाता है। वो राजकोष में जाकर के इकट्ठा होता है और वो राजकोष से ही पैसा खर्च किया जाता है योजनाओं वगैरह पे। कभी-कभी सरकारों को उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो उनके राजस्व में कमी आ जाती है, ऊपर से डेब्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे मामलों में यहाँ पर देखा गया, एक लिस्ट जारी की गई कि कौन से राज्यों की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन से राज्य ठीक-ठाक अवस्था में है, टॉप पे है। तो उसमें महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर है। तो यहाँ पर देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। डाइचे बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास के द्वारा ये जारी किया गया लिस्ट 17 राज्यों का, 17 राज्यों की लिस्ट थी। टॉप पे महाराष्ट्र रहा, सेकंड पर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा रहा, तेलंगाना, फिर झारखंड। ये टॉप 5 रहा है। ठीक है, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सबसे निचले स्थान पर है। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार पूरे भारतवर्ष ने 77वां इंडिपेंडेंस डे मनाया और इस 77वें इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या रखी गई थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त पर पीएम मोदी जी ने भाषण दिया और उस भाषण में मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। उसमें से जो भी बड़े-बड़े नए-नए आने वाले टाइम पर योजनाएं घोषणा होने वाली थी, उन सबको मैंने बताया था। इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा मोटा-मोटा पॉइंट कि क्या-क्या चीजें होने वाली हैं, क्या-क्या योजनाएं, क्या-क्या बड़ी योजनाएं सरकार ने घोषणा की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल देखो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम ये थीम थी। जन भागीदारी दृष्टिकोणों के अनुरूप ये की गई है पहल। विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, ये सभी योजना जो है इसकी अनाउंसमेंट भी हुई है। अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। स्वतंत्रता दिवस से पहले कितने पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया? तो दोस्तों विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है 82 लोगों को। टोटल 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए, 954 पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए, जिनमें से वीरता के लिए पुलिस पदक मिला 229 को, वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला 1 को जो कि सीआरपीएफ के थे। कुल वीरता पुरस्कार मिला पुलिसों को 230। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है 82 को जो कि क्वेश्चन था आपका। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला 642 को। 230 वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कंपनियों में कर्मियों में, सुरक्षा कर्मियों में या पुलिस कर्मियों में 28 सीआरपीएफ से हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? ए हेल्प कार्यक्रम देखिए इन्होंने शुरू किया है गुजरात में। ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम ध्यान रखिएगा। ए हेल्प कार्यक्रम नाम से ही उत्तराखंड ने भी शुरू किया था। ये होता किस लिए है? ये होता है पशु टैगिंग वगैरह के लिए, पशुधन बीमा के लिए, पशुओं की चिकित्सा के लिए, ये सब के लिए ये होता है। उत्तराखंड पहला राज्य बना था और अभी केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने गुजरात में ये शुरू किया है। ठीक है ना, जागृति अभियान के तहत ये शुरू किया गया है। तो याद रखना अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शुरू किया था अपने राज्य में ए हेल्प। आगे, हाल ही में किसके द्वारा केरल के कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया? ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम, तो ये एक शुरू किया है अल्केश कुमार ने। ये हैं अल्केश कुमार, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। ठीक है ना, सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये सचिव हैं अल्केश कुमार शर्मा। इन्होंने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम केरल के कोच्चि में शुरू किया है। 94.85 करोड़ की लागत वाला है। ये क्या करेगा? ये ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर नाम से एक सेक्शन बनाएगा जिससे ग्राफीन नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने निम्न में से किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए पीएम मोदी जी ने इनमें से सभी योजनाओं को घोषणा करने की मतलब लागू करने की घोषणा की है 15 अगस्त के भाषण में। जैसे मैंने आपको बताया, विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी, लखपति दीदी योजना शुरू की जाएगी, गरीब शहरी आवास योजना शुरू की जाएगी। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक एक करके इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे विश्वकर्मा योजना जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाई, लोहार, सुनार, चर्मकार इनके उत्थान के लिए शुरू किया है। 13 से 15 हजार करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के तहत गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूहों के को ड्रोन चलाने, उनको ड्रोन से खेती करने के प्रति अवेयर करने, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे जो टेक्नो एग्री है, एग्रीटेक कह सकते हैं, कृषि में टेक्नोलॉजी जो है इसको मजबूत किया जा सके। गरीब शहरी आवास योजना, इसके तहत ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और निम्न आय वर्ग वाले लोअर इकोनॉमिक ग्रुप वाले जो हैं वो ऐसे शहरी नागरिकों को किराए पर मकान में अगर रहते हैं तो उनको आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और वो भी
कम इंटरेस्ट वाले लोन पर। ठीक है, तो ये 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ये तीनों की तीनों योजनाएं आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। अब इन 76 में देखिए 4 कीर्ति चक्र है जिनका नाम भी आपको याद रखना है। 4 कौन-कौन से विजेता हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। शौर्य चक्र 11 को मिला है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। बार-2 सेना मेडल 2 को, सेना मेडल वीरता के लिए 52 को, नौ सेना मेडल वीरता के लिए 3 को और वायु सेना मेडल वीरता के लिए 4 को। तो ये वीरता मेडल है। अभी मैंने पीछे बात किया पुलिस पदक, वो पुलिसों के लिए था। ये वीरता पदक है, ये सुरक्षा कर्मियों को या फिर कहें कि सैन्य कर्मियों को या कहें कि अर्धसैनिक बलों को सबको दिया जाएगा, लेकिन उनको जो वीरता प्रदर्शित किए हुए हों उनको। ठीक है, तो ये 76 वीरता पुरस्कार होते हैं। अब ये 76 में 4 कीर्ति चक्र जो विजेता हैं इनके नाम आपको याद रखना है। ये सभी के सभी सीआरपीएफ से हैं और सभी के सभी मरणोपरांत पाए हुए हैं। वीर गति को ये प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और इनके साहस के लिए इनको दिया गया है। जैसे इनमें है लेट श्री दिलीप कुमार दास, लेट श्री राजकुमार यादवा, लेट श्री बबलू रांभा और लेट श्री शंभू रॉय। ये 4 को दिया गया है कीर्ति चक्र। ठीक है ना? अगर आपने डेली करंट अफेयर देखा होगा तो मैंने आपको वीरता पुरस्कारों के वारिता क्रम सहित आपको बताए थे। 2 पॉइंट यहाँ पर मैं बता करके आगे बढ़ूंगा। देखो, शांति के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वीरता का अशोक चक्र, और वैसे ओवरऑल युद्ध के क्षेत्र में भी और ओवरऑल के क्षेत्र में भी सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र। अब शांति के लिए बड़ा होता है अशोक चक्र, इसीलिए कभी कभी कह दिया जाता है शांति का परम वीर चक्र। किसे? अशोक चक्र को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लगातार 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो वो बन गई हैं एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और ये लगातार 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत गई हैं। वैसे तो जीती हैं ओवरऑल 3 बार, लेकिन लगातार 2 बार, यानी कि पिछले महीने भी जीते थे और इस महीने भी जीत गई। आपको पता होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने दिया जाता है। तो इस बार मेंस के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया वो क्रिस वोक्स को दिया गया, इंग्लैंड के लिए। किसके लिए? किस महीने के लिए? जुलाई के लिए दिया गया। अगस्त में दिया जाएगा तो जुलाई के लिए दिया जाएगा, सितंबर में दिया जाएगा तो मतलब अगस्त के लिए दिया गया है। तो आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार एस्ले गार्डनर ने जीता है। ये कुल देखो, ये 3 बार नहीं, कुल 4 बार जीत चुकी हैं ये पुरस्कार। ठीक है, 4 बार जीती हैं टोटल और लगातार 2 बार जीती हुई हैं। चलिए, ये आईसीसी के बारे में डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, इसको तो आपको रटा ही होगा। अगला, 18 अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर लॉन्च की गई? तो 18 अगस्त को लॉन्च की गई प्रबल नाम से एक रिवॉल्वर। ये कानपुर की एक गन फैक्ट्री में बनाई गई है। कानपुर की एक गन फैक्ट्री में बनाई गई है। ये भारत की अभी तक की रिवॉल्वर्स जितनी भी आई हुई हैं उनमें सबसे लॉन्ग रेंज की, सबसे सटीक मार करने वाली ये है, प्रबल नाम से है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी में। 32 बोर की ये रिवॉल्वर है। क्लियर? अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना का शुभारंभ किया? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना, इसको शुरू किया है अभी हाल ही में। देखो, ये अशोक गहलोत जी दिख रहे हैं ना, तो मतलब राजस्थान ने शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना के तहत राजस्थान में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में भोजन प्रोवाइड किया जाएगा, भोजन के पैकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नॉन एनएफएसए परिवार जिन्हें महामारी के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी, उन्हें अन्नपूर्णा राशन किट योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी मिलेंगे। क्लियर? आगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा देश का पहला सोलर मिशन आदित्य 11 लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, ये अगस्त का करंट अफेयर है। अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं तब तो ये आदित्य 11 लॉन्च भी हो चुका है सक्सेसफुली। इसरो इसे लॉन्च किया और इसरो ने आदित्य 11 नाम से भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च किया है। भारत का पहला सोलर मिशन, ये आदित्य 11 पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, आप उसको देखेंगे तो उसमें इसका नाम L1 क्यों रखा गया ये भी मैंने आपको बताया है। L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स होते क्या हैं, इन सब का भी मतलब मैंने आपको बताया। L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा गया है ये आदित्य, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप वो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया, 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है ना, और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? चलिए, तो 7 उपकरण भी, 7 पेलोड भी भेजे गए हैं। 7 के काम भी मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। ये क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी सतह कोरोना पर जाकर के नजर रखेंगे, वहां पर उनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप साथियों हमारे कोई पेड बैच लेना चाहते हो हमसे, आप किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे पेड बैचेस को ले सकते हो।
यूपी ट्रिपल एस सी पेट का तो एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारी वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो अब से अगर ज्वाइन करोगे आप तो बहुत सारी क्लासेस भी हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले अभी 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने क्या, लगभग 40 से 45 से 50 दिन बाकी हुई हैं। तो अगर 45 से 50 दिन में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, कर लो, क्योंकि इसमें आप अगर चूक गए तो आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें आप गड़बड़ कर जाओगे। इसलिए यूपी पेट वाला तो समझ लो कि आपको लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इत्मीनान से एक बार जीएस तैयार करें, एक बार शुरू से बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक जीएस पढ़ लें अच्छे तरीके से, तब आप जीएस सफलता बैच 2.0 लीजिए। ये बैच के थ्रू आप जीएस का समझ लो आपका कोई डर ही नहीं रह जाएगा। इसमें करंट अफेयर भी है, पूरा स्टैटिक जीके भी है, इसके अलावा जो ऑर्डिनरी जीके होता है वो सारा कुछ भी है इसमें, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, और वो भी एक अच्छे लेवल में, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का। तो आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जीएस सफलता बैच को जरूर देखिए। इसके अलावा भी टारगेट बैचेस भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर होती है। डिस्काउंट कूपन कोड भी सभी कोर्स के नीचे वहां पर दिया गया रहेगा, आप यूज करोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया? तो ड्रोन परीक्षण केंद्र भारत का पहला तमिलनाडु में खोला गया है। यहाँ पर ड्रोन की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ड्रोन का की टेस्टिंग वगैरह होगी। श्री पेरुबंदूर तमिलनाडु में 45 करोड़ की लागत से ये खोला गया है। ठीक है, टिडकोर के द्वारा। देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाएगा? ये अभी अनाउंस किया है गोवा ने। गोवा में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। आईवीएफ मतलब समझते हो ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो कृत्रिम रूप से बच्चा पैदा किया जाता है आईवीएफ के जरिए, वही है ये। तो ये फ्री में ट्रीटमेंट देगा, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। ठीक है, आगे, हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में राज चेट्टी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको दिख रहे हैं राज चेट्टी। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इनको वहां पर जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है। ठीक है, अमेरिका में प्रोफेसर चेट्टी। अगला, हाल ही में आईएएफ ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास के अगले वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, भारत तरंग शक्ति आयोजित करने जा रहा था, लेकिन चूंकि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, इसमें कई और देश भी शामिल होने वाले हैं, तो इंडियन एयरफोर्स को बाकी देशों ने कहा कि भाई देखो, अभी हमारा शेड्यूल जो है वो बिजी है, आप ऐसा करो कि आप इसको अगले साल के लिए पोस्टपोन करो, उसके बाद हम लोग इसमें भाग लेंगे। तो तरंग शक्ति भारत ने कहा ठीक है, अगली साल आयोजित करेंगे। ये इस साल आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब 2024 के मध्य में आयोजित होगा। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बार हो गया। चलिए, जापान, इंडिया, ये सभी शामिल होंगे। अगला, हाल ही में किसने जॉर्डन के अम्मान में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जीता? मोहित कुमार ने। किसने? मोहित कुमार ने इसको जीत लिया हुआ है। ये है मोहित कुमार, 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ल्ड में ये जीते हैं जॉर्डन के अम्मान में। ठीक है, अगला, हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 2023 के इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, 2023 के इस वर्ष की थीम रखी गई है नो मैटर व्हाट। क्या? नो मैटर व्हाट। देखिए, नो मैटर व्हाट ये इसकी थीम है। विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस होता है। दुनिया भर में मानवतावाद के अटूट भावना को फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां पर शुरू किया गया? ये उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कही जाने वाली कन्नौज, जिसे इत्र का शहर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है। ई ऑफिस सिस्टम मतलब यहाँ का जो कार्यालय का ऑफिस का जो काम होगा वो पेपरलेस होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने की घोषणा की थी अभी कुछ दिनों पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे अग्निकुल एरोस्पेस या कहें अग्निकुल कॉस्मोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था अग्निबाण। ठीक है ना, अग्निबाण नाम था इसका, रामबाण नहीं, अग्निबाण नाम था, और अग्निलेट इसके इंजन का नाम था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे भी लॉन्च किया गया। इसरो ने जगह दी थी इनको, ये जाकर के लॉन्च किए। ये भारत की
प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। स्काई रूट हो गया, अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, ये सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं भारत की ही। तो ये जो है चेन्नई में स्थित है। सीईओ है इसके श्रीनाथ रविचंद्रन। अगला, हाल ही में किसने कोलकाता में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? इसको शुरू किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहां पर शुरू किया है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान, ठीक है, ब्रह्म कुमारियों के द्वारा यह आयोजित कराया गया था। अगला, अच्छा, भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए भारत ने निक्षय मित्र नाम से एक कैंपेन भी शुरू किया है। मित्र नाम से एक कैंपेन भी शुरू किया है, याद रखना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए फ्लड वॉच ऐप का संबंध किससे है? फ्लड वॉच ऐप, ये देखिए, फ्लड फ्लड मतलब आप समझ रहे हो ना, जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो ये बाढ़ से संबंधित है। बाढ़ वगैरह आने वाली होगी अगर, तो उसमें ये हेल्प करेगा। कैसी हेल्प? एक तो नोटिफिकेशन, अलर्ट, ये सब वगैरह जारी करने के लिए। दूसरा, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो इसकी ऐप की मदद ले सकता है, वहां तक हेल्प पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल है। फ्लड वॉच ऐप है, इसका सटीक और समय पर पूर्वानुमान बाढ़ का दे सकेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया है? तो इसमें 5 भारतीय युवाओं को नामित किया गया है। ये 5 भारतीय हैं, इनको नामित किया गया है। अब देखना है इसमें से विजेता कौन होते हैं, ठीक है। ये 5 भारतीय हैं। तो 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में से 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब जीतेंगे तभी बताएंगे फिर। बोलीविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बोलीविया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं विश्वास विदु सकपाल। ये 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले ये रूस, अर्मेनिया, मिस्र, अमेरिका, इन सभी जगहों पर काम कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने इसे घोषित किया है। रिवीजन पॉइंट्स में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये पूरे के पूरे राज्य को ही इन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया, क्योंकि वहां पर अभी भारी बारिश हुई थी और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 10,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। आगे, हाल ही में इनक्वाइस ने नाविकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इनक्वाइस ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र। समुद्र ऐप क्या करेगा? समुद्र ऐप देखो, ये स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर फॉर ओशियन डेटा रिसोर्स एंड एडवाइस। ये एक प्रकार से समुद्र से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं पर व्यापक जानकारी देगा, जो नाविकों और मछली पकड़ने वालों दोनों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इनक्वाइस मतलब होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। क्लियर है? अगला, हाल ही में यूनिवर्सल पेंशन योजना किस देश ने शुरू की? इसको शुरू किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, आप जानते हो, इन्होंने ये अनाउंस किया है। इसके तहत होगा क्या? 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज दिया जाएगा। मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी नागरिक होंगे सबको पेंशन मिलेगा। पूरे के पूरे देश को पेंशन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी स्कीम है, इसीलिए ये चर्चे में आई है। समता और प्रवासी, मतलब इसमें कई प्रकार की कैटेगरी भी इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबको समान प्रकार का दिया जाएगा। जो कम उम्र के होंगे उनको कम पैसे दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे उनकी वैल्यू होगी, मतलब कि उनकी क्षमताएं होंगी, उस हिसाब से देखते हुए इन्होंने अलग अलग पैकेज लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। प्रगति, सुरक्षा, समता, प्रवासी वगैरह। आगे, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा आपसे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु में खुला है। ये है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, कुछ इस प्रकार से होगा। ये 3D प्रिंटेड है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक में ये किया गया है। इसका उद्घाटन 1000 वर्ग फीट में, स्क्वायर फीट में है। 45 दिन में बना है। L&T कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज पुरस्कार 2022-23 जीता? तो इसे जीता है अभी हाल ही में निन्ना लेगो ने। निन्ना लेगो यहाँ पर ये दिख रही हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की निन्ना लेगो ये एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज पुरस्कार 2022-23 जीती हैं। ये हाउस ऑफ मैकनॉक की संस्थापक हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे और बिजनेसेस वगैरह चलाते हैं। इनको अभी बेस्ट बिजनेस मॉडल कैनवास का भी पुरस्कार मिला था। आदिवासी बस्तियों को प्रमुख रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़े रास्ता योजना शुरू की? बिरसा मुंडा जोड़े रास्ता योजना, इसको शुरू किया है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। आदिवासी बस्तियों को मेन रोड से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू किया है। इसके तहत 6,838 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा और 5,000 करोड़ जो है इस पर खर्च आएगी, ठीक है। 17 जिलों के आदिवासी इससे लाभान्वित होंगे। हाल ही में कहा के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया? मैटी केला,
मैटी केला दोस्तों कन्याकुमारी का है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ दो और प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, एक तो जादरी नामकट्टी, एक चेदीबुट्टा साड़ी। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। मैटी केला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ की मैटी केला जो है ना वो यूनिक है और कहीं इस प्रकार के केले नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर केवल और केवल अपने मूल क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये शहद के जैसा स्वाद में मीठा होता है और इसकी सुगंध भी बिल्कुल अलग होती है। इसे बेबी बनाना भी कहते हैं। ये सब खूबियों की वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो वो बन गई है अंतिम पंघाल। अमित पंघाल यहाँ लिखा हुआ है, अंतिम पंघाल। ठीक है ना, अंतिम पंघाल जो है ये दिख रही हैं, ये लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत ली हुई हैं। और अम्मान जॉर्डन में अभी ये आयोजन हुआ 14 से 20 अगस्त के बीच में 46वां संस्करण था। भारत ने कुल 13 मेडल जीते, 4 गोल्ड शामिल था, 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज था। 4 गोल्ड के विजेताओं के नाम देख लो, मोहित कुमार मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया, प्रिया मलिक, इसके अलावा सविता और ये अंतिम पंघाल। ये 4 लोगों को गोल्ड मिला है, इनके नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, हिसार हरियाणा की हैं। आगे अमित पंघाल मत कर देना, अमित पंघाल बॉक्सर हैं, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त को किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने की घोषणा की है? तो देखिए 22 अगस्त को ये 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स समिट होनी थी, ब्रिक्स समिट में जाकर के हिस्सा लिए। ग्रीस क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर जाकर के इनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान लेना था। ठीक है ना, अवार्ड, वहां पर इनको सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो दोनों कारण से ये गए हुए थे 4 दिवसीय यात्रा पर 22 से 25 अगस्त के बीच ग्रीस और दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी ये हिस्सा लिए वहां पर। ठीक है, ब्रिक्स समिट में हुआ ही 15वां ब्रिक्स समिट जोहानसबर्ग में। अगला, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? यहाँ पर अभी देखिए 25 फीट ऊंची एक मूर्ति स्थापित की गई है तिरुवल्लुवर की। ये तमिल तमिल में लिखे गए शब्दों से ये बनाया गया। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये जो भी है ना स्टील के टुकड़ों के द्वारा यहाँ पर तमिल में एक पूरी की पूरी कविता लिखी गई है। पूरे के पूरे मतलब वहां पर उनका लेख लिखा गया है। 1330 तमिल अक्षरों से ये बनाया गया है। ठीक है ना, प्रतिमा जो है, तो ये कुर्चीकुलम झील के समीप कोयम्बटूर में बनाया गया है। स्टील का पूरा बना हुआ है, बैठी हुई मुद्रा में है। ठीक है, कवि तिरुवल्लुवर का जन्म यहीं पर हुआ था, इसीलिए यहाँ बनाया गया। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। इसके अलावा 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। इनकी मृत्यु पर, इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है ना, विरोधी दिवस मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि पर। ठीक है ना, पुण्यतिथि पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो थीम इस बार रखी गई है प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मोनी। अगला, हाल ही में किस देश का चंद्रमा मिशन लूना 25 चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो दोस्तों रसिया ने बीच में लॉन्च कर दिया था। आपने देखा ना, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 उधर पहुंचने वाला था इधर 10 अगस्त को, रसिया ने कहा कि हम लूना 25 अपना पहले पहुंचा देंगे। तो लूना 25 जो है ये चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जाने से पहले, लैंड करने से पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहां तक पहुंच तो गया था, रसिया का ये विमान था। ठीक है ना, चंद्रयान था। तो यहाँ पर देखो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक अंतरिक्षयान उतारना था इसे। बाकी सारी चीजें मैंने बताई हैं। रॉकेट का नाम सोयूज है। ठीक है, रॉसकॉसमोस वहां की स्पेस एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ इसरो है वैसे वहां पर ये है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया है? विवाह पर्यटन अभियान अभी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। इस विवाह पर्यटन के थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू होगा ये कि भारत सरकार चाहती है लोग शादी करने के लिए भारत में आए। ठीक है ना, मतलब जो विदेशी लोग हैं वो भारत में आए और विश्व स्तर पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में भारत को बढ़ाया जा सके। ठीक है, पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला, हाल ही में बीआरओ ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया? तो देखो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और इसने अभी दोस्तों उमलियंगला पर जो कि लद्दाख में है, वहां पर सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क बना रही है, लद्दाख के डेम चोक सेक्टर में लिक्रू मिगला फुकचे में। ठीक है ना, इसका सड़क का नाम है लिक्रू मिगला फुकचे।
19,400 फीट की ऊंचाई पर होकर के ये गुजरेगी, उमलिंग ला दर्रे को पार करते हुए जाएगी। तो दुनिया की सबसे ऊंची है, मोटर योग्य यानी कि गाड़ियां इस पर चल सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे। बीआरओ के अगर बारे में बात करें तो बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। अच्छा, ई बुक आ चुकी है, ये तो जुलाई मंथ की आपको दिख रही है। अगस्त मंथ की भी ई बुक आ चुकी है, और अगस्त मंथ की ई बुक जो है इसको अगर आप लेना चाहते हो तो एमजेटी ऐप पर जाओ। इस बार ना फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया गया है। 350 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्नोत्तर मॉडल में। प्रश्न रहेगा, उनके ऑप्शन रहेंगे, नीचे उनका एक्सप्लेनेशन रहेगा, और ये सारी चीजें चैप्टर वाइज रहेंगी। जैसे स्पोर्ट करंट अफेयर है तो स्पोर्ट के सारे क्वेश्चन महीने भर के एक जगह पर, अवार्ड्स हैं तो अवार्ड के सारे क्वेश्चन एक जगह पर, राष्ट्रीय घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सारे कुछ एक एक जगह पर रहेंगे, क्वेश्चन आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और रिवीजन पॉइंट्स भी रहेंगे। तो इस बार की ई बुक जो है बहुत ही आपको सहूलियत के लिए बनाई गई है, जिससे आप क्विकली तेजी से पढ़ करके आप रिकॉल कर सको। और सैंपल के लिए आपको जुलाई मंथ की ई बुक फ्री में भी दी गई है, सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज देकर के आप इसे ले सकते हो। और अगस्त मंथ की भी आ गई है, मात्र 20 रुपए पे करके आप अगस्त मंथ की भी ई बुक ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप पर जाकर के ही आप परचेज कर सकते हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा आगामी विश्व कप 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? तो आईसीसी के द्वारा जो अभी होने वाला है, आने वाला टाइम पर जो विश्व कप होने वाला है अक्टूबर महीने में, यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष को लॉन्च किया गया है। इसका नाम नहीं रखा गया है, ये कुछ इस प्रकार से, ये दोनों मस्कट हैं, ठीक है, शुभंकर हैं, लेकिन अभी इन दोनों का नाम नहीं रखा गया है। नाम के लिए वोटिंग कराई गई है, पोल कराया गया है, जो जीतेगा उसे नाम दिया जाएगा, वही नाम। ठीक है ना, कुछ ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं। तो इनको जो अंडर 19 के कप्तान है यशधूल और शेफाली वर्मा, इन दोनों को के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया गया। ये शेफाली वर्मा है, ये यशधूल है, अंडर 19 के भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है ना। शेफाली वर्मा तो नेशनल टीम में भी खेलती हैं। मेजबानी भारत कर रहा है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया ये अगला आयोजन करेगा 2027 में जब होगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? अबुआ आवास योजना ये शुरू किया है झारखंड ने। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, इन्होंने शुरू किया है अबुआ आवास योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों को 3 कमरों का एक घर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी ये भी एक आवासीय योजना है। हाल ही में हेल्दी यूआर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? ये बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव, क्रिकेटर है इंडिया के। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने पर शीर्ष पर है? दूसरे वर्ष लगातार परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करना, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। बैंक से सबसे ज्यादा धनराशि इन्होंने उठाई है परियोजनाओं के लिए। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए औसत प्रतिशत हिस्सेदारी में भी टॉप है। अगला, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की? तो इसे रसिया ने शुरू किया हुआ है। रसिया ने ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 53 और देशों के लिए, टोटल 54 देशों के लिए ये शुरू किया गया है। नहीं, टोटल 55 देशों के लिए शुरू किया गया है, 54 अन्य देश हैं और एक इंडिया है। तो 55 देशों के लिए ई वीजा सुविधा है। ई वीजा सुविधा क्या है? मतलब कि आना नहीं पड़ेगा या फिर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के, ऑनलाइन ही अप्लाई लोग कर सकते हैं वीजा के लिए। ठीक है ना। हाँ, कुछ निश्चित वाला ये वीजा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हर प्रकार के वीजा होंगे, कुछ लिमिटेड टाइप के जो वीजा होंगे उनको अप्रूवल मिल सकेगा। ठीक है, छोटे मोटे वीजा के लिए। अगर हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो भारत आज के टाइम पर 80वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, सिंगापुर टॉप पर है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत की पहली नाइट रेसिंग सर्किट है, ये स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है। तो तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 3.5 किलोमीटर लंबाई वाला ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, 9 और 10 दिसंबर को ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी यहीं पर। सत्यजीत रे की पाथरे पंचाली के साथ शुरू की गई G20 फिल्म महोत्सव में कुल कितने देशों की फिल्में दिखाई गई? तो इसमें दोस्तों टोटल 16 देशों की फिल्में दिखाई गई हैं। और G20 फिल्म महोत्सव आयोजित जब हुआ तो उसमें सत्यजीत रे की पाथरे पंचाली दिखाई गई, जो बहुत पहले पुरानी मूवी थी। ठीक है, 16 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित हुआ, CD देशमुख ऑडिटोरियम नई दिल्ली में। ओके, 16 से ज्यादा देशों की यहाँ पर फिल्में दिखाई गई। अगला, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने ग्लोबल इल्यूमिनेशन नामक स्टार्टअप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया? ग्लोबल इल्यूमिनेशन
ये एक स्टार्टअप है, इसका अधिग्रहण यानी कि इसका एक्विजिशन कर लिया है ओपन एआई ने। ओपन एआई आप जानते हो, ये अमेरिका की एक कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। इसी का टूल है चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी आप सुनते हो ना, ये ओपन एआई ने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए वही सारी डिटेल्स है। 2021 में ये इल्यूमिनेशन की स्थापना की गई थी। सैम अल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? वो बन गया है भारत। चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया है चंद्रयान 3 ने। 23 अगस्त को लैंड किया। ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2:35 PM पर, और 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर ये वहां पर सक्सेसफुली लैंड कर गया। LVM-3M4 ये रॉकेट का नाम था। चंद्रयान 3 में प्रपोल्सन सिस्टम, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भेजे गए थे। साथ ही साथ 7 प्रकार के पेलोड लगा करके भेजे गए थे, जिनका अलग अलग काम था, और इस पर भी मैंने वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स के लिए। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जो 95% तक सफल रहा था। बस हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। उसे GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी आपसे पूछा जाएगा। जो चंद्रयान 2 था GSLV MK3 के द्वारा, चंद्रयान 3 जो है वो LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया? तो देखिए, अब ब्रिक्स में ना पहले तो 5 मेंबर हुआ करते थे, अब 6 और मेंबर शामिल होंगे। तो 6 नए देशों को शामिल करने की यहाँ पर घोषणा हुई है। ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ अभी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, उसी में 6 और नए देश शामिल करने की घोषणा हुई। कौन से देश हैं ये? इजिप्ट है, मिस्र है, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? 5 + 6 यानी कि 11 ब्रिक्स कंट्रीज हो गए 11। ठीक है, 23 और 24 अगस्त 2023 को यह आयोजित हुआ, 15वां संस्करण था। अभी इसमें 5 सदस्य देश हैं। 2006 में स्थापित हुआ था। पहली समिट 2009 में हुई थी रसिया में। ठीक है ना, 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ा था। हाल ही में हुए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया? चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन, चुनाव आयोग ने सचिन रमेश तेंदुलकर को अपना नया चुनाव आइकन चुना है। चुनाव आइकन क्या करेगा? लोगों को वोटिंग के प्रति अवेयर करेंगे ये, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाकर के वोट कर सकें। ठीक है, चुनाव आयोग ने पिछले साल पंकज त्रिपाठी को यही काम दिया था, सौंपा था, और इस बार इनको 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम, इन सबको बनाया गया था। ठीक है ना, आइकॉन। हाल ही में एसबीआई बैंक ने बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति की? एसबीआई बैंक ने अभी अपने बोर्ड में 4 नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति करी हुई है। 4 नए निदेशक आए हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। केतनजी शिवाजी विकम से, मृगांक मधुकर परांजपे, राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये 25 जून 2026 तक रहेंगे। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। 1921 में स्थापित हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल करके एसबीआई बन गई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। ठीक है ना, वुमेन इक्वलिटी के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी, एम्ब्रेस इक्विटी। ये है इसकी थीम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे ये महिला समानता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, जब हम लोग विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। उपरोक्त दोनों को मिला हुआ है। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और इनको मिला है मिमी मूवी के लिए। और वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हैं पुष्पा। ठीक है ना, अल्लू अर्जुन जिसे कहते हैं, इनका रियल नाम है। बेस्ट फीचर फिल्म रही थी रॉकेटरी। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन रहे थे गोदावरी फिल्म के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म बनी थी सरदार उधम। ये दोनों आप याद रखेंगे। बेस्ट हिंदी फिल्म पूछा जाए तो सरदार उधम, बेस्ट फीचर फिल्म पूछा जाए तो रॉकेटरी बताएंगे। इसके अलावा बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल सम एंटरटेनमेंट, तो ये आरआरआर को चुना गया था। द कश्मीर फाइल को बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दिया गया नरगिस अवार्ड। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस मैंने बताया आपको। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी। आगे, हाल ही में आईटी प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो दोस्तों, राफेल नडाल को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये आईटी प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना, राफेल नडाल।
राफेल नडाल टेनिस की खिलाड़ी, आप सबको पता है, ये क्ले कोर्ट के किंग कहे जाते हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, यानी मिट्टी के मैदान के बादशाह। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा बार जीते हैं, 14 बार अकेले फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो इन्फोसिस जो है ना, ये डिजिटल इनोवेशन के लिए 3 साल तक इनको एम्बेसडर रखिए। अच्छा, इन्फोसिस ने ईगा स्वितक को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्फोसिस के ही ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वितक भी हैं। अच्छा, राफेल नडाल का क्या करेगी इन्फोसिस? इन्फोसिस आने वाले टाइम पर टेनिस को लेकर के एक ऐसा एआई टूल बनाने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल बनाने जा रही है, जिसको प्रमोट करने पर, शुरुआती दौर में जिसके प्रमोट करने के लिए ईगा स्वितक और राफेल नडाल को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये टेनिस खिलाड़ियों के लिए है जो ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। हाल ही में भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी तेजस मिसाइल से अभी एक अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अस्त्र मिसाइल, इसका सफल परीक्षण हुआ तेजस LSP-7 से। गोवा के तट पर यह परीक्षण हुआ, डीआरडीओ और HAL ने मिलकर के इसे बनाया है। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया, ये गए थे साउथ अफ्रीका, उसके बाद लौटते समय गए ग्रीस, तो ग्रीस में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक कौन कौन से अवार्ड मिले हैं 2014 से लेकर के आज तक, किन किन देशों के द्वारा मिले हैं? बहुत सारे तो 2023 में भी मिले हैं। उन सब की लिस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना करके दी हुई है आपको, आप वीडियो यहाँ पर पा जाओगे, या फिर सर्च करना PM मोदी अवार्ड्स MJT एजुकेशन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, तो ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एस सकेलराव-पोलोयू के द्वारा इनको दिया गया है ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम ने घोषणा की है कि वो 4 नए जिले बनाएंगे। असम में 31 जिले थे, अब जिलों की संख्या बढ़कर के हो गई है 35। ठीक है ना, तो ऑफिशियल रूप से ये घोषणा हो चुकी है। ये 4 जिले हैं, बजाली, बिश्वनाथ, होजाई और तमुलपुर। अगला, हाल ही में वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO कौन बने? तो ये बन गए हैं दोस्तों कौन? किरण मणि। किरण मणि, ये आपको दिख रहे हैं। वाईकॉम 18 जो है ये रिलायंस ग्रुप का ही एक यूनिट है, वाईकॉम 18। ठीक है, तो ये गूगल के साथ 13 साल काम कर चुके हैं किरण मणि, अब होंगे वाईकॉम 18 के डिजिटल व्यवसाय के CEO। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया? तो अभी हाल ही में BHEL ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया है। देखिए, सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर इन्होंने बनाया हुआ है सफलतापूर्वक। ठीक है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो इस कंपनी को थर्मल पावर प्लांट से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को सीमित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। 1250 करोड़ की लागत से ये बनाए जाएंगे, नवोदय विद्यालय के तर्ज पर होंगे। आवासीय विद्यालय मतलब वहां पर जाकर के बच्चे रहेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से इसरो ने अगला चांद मिशन पूरा करने की घोषणा की है? तो इसरो और जक्सा मिलकर के एक नया चांद मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें लैंडर जो है वो बनाएगा इसरो, और रोवर जो होगा ये जक्सा के द्वारा बनाया जाएगा। इस मिशन का नाम होगा ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स यानी लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी वहीं पर ये फिर से भेजा जाएगा, साउथ पोल पर ही, इसरो और जक्सा के साथ मिलकर। चर्चे में रही पुस्तक पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? तो इसको लिखा है दोस्तों किसने? अमृत माथुर ने। अमृत माथुर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पिच साइड नाम की इनकी आत्मकथा अभी आई हुई है। ठीक है ना, ये दिल्ली डेयर डेविल्स के CEO रह चुके हैं टीम के, और BCCI के महाप्रबंधक रह चुके हैं। अगला, हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में अभी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बन गए हैं नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स में फाइनली इन्होंने गोल्ड जीत लिया। पिछली बार ये सिल्वर जीते थे, इस बार गोल्ड जीत लिए। अच्छा, इसके जस्ट कुछ दिनों के बाद डायमंड लीग हुई, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। पिछली साल ऐसे जब सेम हुआ था तो डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड जीता था, विश्व एथलेटिक्स में सिल्वर जीता था। यहाँ पर इस बार जस्ट अपोजिट हुआ है पिछली बार का। इस बार इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है, डायमंड लीग में सिल्वर जीता है। ठीक है ना, तो दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा इनसे। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं। अभी तक 3 ही मेडल आ चुके हैं, आए हुए हैं विश्व एथलेटिक्स में। ठीक है ना, 2003 में एक आया था अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था।
2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता और 2023 में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, अगला, ये नीरज चोपड़ा का करियर है, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो मिलेगा। हाल ही में किस देश के स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के अबाया पहनने पर बैन लगा दिया गया है। अबाया एक प्रकार की पोशाक होती है, मुस्लिम महिलाओं की बहुत प्रकार की पोशाक होती है, उसमें से एक अबाया भी होता है। तो अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वहां के स्कूलों में। ठीक है, भारत ने 2024 के लिए B20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो देखो, भारत ने 2024 के लिए ब्राजील को B20 की अध्यक्षता सौंपी है। B20 मतलब बिजनेस 20। ठीक है, अब अगली बार चूंकि G20 भी ब्राजील ही होस्ट करेगा, तो इसलिए ब्राजील के को ही B20 भी मिलेगी। बाकी जितनी भी 20 समिट होंगी वो सब ब्राजील ही अगली साल करेगा। जैसे भारत इस बार सारे 20 की मेजबानी कर रहा है ना, जैसे G20, बिजनेस 20, UR20, ये सारी चीजें, Y20। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सौंपा गया है ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ। अभी ये संवाद हुआ और उसमें किया गया। अच्छा, B20 की अगर थीम पूछा जाए तो आप बताएंगे रेज था। क्या था? रेज। और G20 की थीम पूछा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम था। फुल फॉर्म भी लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। अगला, अगस्त 2023 में इस वर्ष की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है जेप्टो। इस साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है ना, इस साल में जेप्टो $200 मिलियन की इन्होंने फंडिंग जुटाई हुई है। सीईओ हैं आदित्य पालीचा। हाल ही में असिंडेक्स का 5वां संस्करण सिडनी में आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो असिंडेक्स, देखो मैंने आपको बताया था मालाबार के जस्ट बाद असिंडेक्स होगा। मालाबार भी हुआ पिछले महीने में और असिंडेक्स भी हुआ। तो असिंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होता है, 5वां संस्करण है ये। इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS कोलकाता, इन दोनों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये। ठीक है, 22 से 25 अगस्त के बीच में। मालाबार युद्ध अभ्यास अभी हुआ, जिसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया। भारत US जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ठीक है, असिंडेक्स की शुरुआत 2015 से हुई थी। क्लियर है? अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको देख लीजिए। विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया। क्यों 1 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त को ही 2019 में भारत सरकार ने 3 तलाक को बैन किया था, इसके लिए कानून लाया था। 3 अगस्त जो है भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 अगस्त को ही विश्व नागासाकी दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृतिका दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को मनाया गया लेफ्ट हैंडर्स डे, 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस और 30 अगस्त को ही राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। क्लियर? ये थे अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम भी सामने लिखी गई है, आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये कंप्लीट हो गया आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर। इसके बाहर से शायद ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। पूरा का पूरा मैंने 2 पार्ट में बनाने का प्रयास किया हुआ है। 150 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं हर महीने की वीडियो में। आप मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट को जाकर के चेक किया कीजिए, वहां पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।